नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस के मिशन बीएसटीसी बैच में। दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास शुरू कर चुके थे। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले हमने मेवाड़ का नाम कैसे पड़ा वो देखा, फिर देखा कि मेवाड़ क्षेत्र है कहाँ पे, फिर हमने देखा कि गुहिल राजवंश जो मेवाड़ पर शासन करता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका आदि राजा गुहादित्य। फिर अपन ने देखा बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल के बाद में अल्हट को पढ़ा, फिर जैत्र सिंह और तेज सिंह। अब दोस्तों अपना अगला शासक है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह किसका पुत्र था? समर सिंह का। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक था रावल रतन सिंह और दूसरा था कुंभकर्ण। जो छोटा बेटा था कुंभकर्ण वो तो नेपाल चला जाता है, वहाँ शाही राजवंश की स्थापना करता है, जबकि बड़ा बेटा रावल रतन सिंह जो मेवाड़ की गद्दी पे बैठता है। अब ये 1302 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पे बैठता है। अब इसके सामने दिल्ली से एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी AK-47 की। AK-47 मतलब अलाउद्दीन खिलजी की। हमने पहले देखा था कि समर सिंह जो था, समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मेवाड़ के जो दुश्मनी के बीज बोए गए थे वह समर सिंह के द्वारा बोए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को गुजरात अभियान के लिए मेवाड़ से होके निकालता है। अब जब मेवाड़ से शाही सेना निकलती है तो समर सिंह उससे क्या वसूलता है? टैक्स। अब यह टैक्स जो है यह मेवाड़ और दिल्ली के बीच में नफरत का बीज बोने का काम करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक साम्राज्यवादी शासक था, उसे बड़ा शौक था कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करता ही जाए। तो अब ऐसा राज्य जो उसके साम्राज्य विस्तार में रोड़ा बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर वो आक्रमण करेगा और उसको अपने अधीन करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पे 3 जगह बड़े आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पे 3 बड़े आक्रमण किए थे। ये कब शासक बना था? 1296 ईस्वी में। और कब तक रहा था? 1316 ईस्वी तक। अब इसने सबसे पहले 1301 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पे हमला किया। ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पे हमला किया। फिर दूसरा 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के यहाँ चित्तौड़ दुर्ग पे हमला किया। चित्तौड़ दुर्ग पे हमला किया। फिर 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पे इसने हमला किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली सुल्तान, राजस्थान में 3 बड़े आक्रमण करता है। 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में और 1311 ईस्वी में। तीनों हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले बताया था प्रमुख शासक के प्रमुख युद्ध, तो हमें यह दोनों चीज़ें यहाँ से मिलेगी। प्रमुख शासक भी पता चलेंगे और साथ ही साथ प्रमुख युद्ध भी। तो 3 युद्ध किए अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के शासकों के साथ। पहला जो किया था 1301 ईस्वी में रणथंभौर में, किसके साथ किया था? हमीरदेव चौहान के साथ। हमीरदेव चौहान के साथ। दूसरा चित्तौड़गढ़ में उस समय शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और तीसरा जालोर का जो युद्ध हुआ था वह किसके साथ हुआ था? कानड़देव चौहान के पास। कानड़देव चौहान के साथ। अब दोस्तों, हमीरदेव चौहान ने लगभग से 10 महीने अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में आने नहीं दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी फिर क्या करता है? हमीरदेव चौहान के सेनापति रतिपाल को अपनी तरफ मिला लेता है और रतिपाल धोखा कर जाता है, जिसकी वजह से वह
रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्गों से किले में प्रवेश कर जाता है। इस कारण हमीरदेव चौहान यह युद्ध हार जाते हैं और केसरिया कर लेते हैं। और जब हमीरदेव चौहान केसरिया कर लेते हैं तो इनकी रानी रंग देवी, इनकी रानी रंग देवी क्या कर लेती है? जल जौहर। दोस्तों यह राजस्थान का पहला साका था। साका मैंने पहले बताया था कि साका क्या होता है? साका क्या होता है? केसरिया और जौहर। जब किसी राजपूत शासक के दुर्ग पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है और राजपूत शासक लड़ते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है तो वह कहलाता है केसरिया। और साथ ही उसकी रानी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर देती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? जौहर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? साका। तो राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ? रणथंभौर दुर्ग में पहला साका। अब पहले साके में ही एक खास बात है कि यह क्या हुआ था? जल जौहर। एकमात्र राजस्थान का साका जिसमें जल जौहर हुआ था वो यही हुआ था। किसने किया था? रानी रंग देवी ने। और कहाँ किया था? पद्मला तालाब में कूदकर अपने प्राण खत्म किए थे। अब दोस्तों रावल रतन सिंह जो थे यह भी लगभग से 7-8 महीने अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में आने नहीं देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्ग के अंदर खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है और मजबूरन रावल रतन सिंह को दुर्ग के द्वार खोलने पड़ते। फिर किसी भी रूप में जीतने की संभावना ना देखते हुए रावल रतन सिंह क्या करते हैं? केसरिया कर लेते हैं और रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। यह राजस्थान का क्या है? दूसरा साका। अब जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जब युद्ध जीत जाता है तो वह चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख देता है? खिजराबाद। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि यह आपके सवाल पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ का युद्ध जीत जाता है तो चित्तौड़ का नाम क्या रखता है? खिजराबाद। अब दोस्तों तीसरा युद्ध जो हुआ था जालोर दुर्ग में, इसमें कानड़देव चौहान भी क्या कर लेते हैं? केसरिया। और इनकी रानी मेणा देव वह भी क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। तो युद्ध जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदल के क्या रख देता है? जलालाबाद। दोस्तों मैंने जालोर का प्राचीन नाम भी बताया था जबालीपुर से क्या पड़ा? जालोर। अब जालोर से अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल के क्या कर दिया? जलालाबाद। तो ये याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर 3 प्रमुख आक्रमण किए थे। पहला 1301 ईस्वी में, दूसरा 1303 ईस्वी में, तीसरा 1311 ईस्वी में। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है इस पाठ में वो कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग का युद्ध। तो हम थोड़ा अब इसको विस्तार से करते हैं। आप इन तीनों को ध्यान रखना अपनी परीक्षा की दृष्टि से, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों रावल रतन सिंह चित्तौड़ का युद्ध लड़ता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो युद्ध के जो कारण थे सबसे पहले वही देखते हैं, युद्ध के कारण। अब युद्ध के कारण में सबसे पहला क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। दूसरा
चित्तौड़ की बढ़ती शक्ति। तीसरा दोस्तों एक और कहा जाता है रानी पद्मिनी की सुंदरता। दोस्तों ऐसा कई दफे पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। तो एक चीज ध्यान रखना, यह जो था अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था। मैंने जब रणथंभौर का युद्ध बताया था हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, तब भी युद्ध के कारण बताए थे। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही सेनापतियों को अपने यहाँ आश्रय दिया था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया था। तो उसको इस चित्तौड़ आक्रमण से मिलाना मत। यहाँ पे तो क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था और चित्तौड़ की बढ़ती शक्ति, यह कारण है। जबकि रणथंभौर पे आक्रमण करने का कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को आश्रय देना। तो उसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब युद्ध जो हुआ था, युद्ध कब हुआ था, 1303 ईस्वी। तो अलाउद्दीन खिलजी जनवरी 1303 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाहर अपना डेरा बना लेता। जब यह सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर लेके आता है तो रावल रतन सिंह चित्तौड़ दुर्ग के द्वार कर लेते हैं बंद। अब लगभग से 7 महीने, अगस्त 1303 ईस्वी, लगभग से 7 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ दुर्ग के बाहर डेरा लगाए रहता है। 7 महीने। फिर क्या होता है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राशन पानी की कमी हो जाती है और मजबूरन रावल रतन सिंह को दुर्ग के द्वार खोलने पड़ते। अब दुर्ग के द्वार खोलते हैं तो रावल रतन सिंह क्या करते हैं, अपने सर पे केसरिया बांध के युद्ध में कूद पड़ते हैं और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब रानी पद्मिनी को यह पता चलता है कि रावल ने केसरिया कर लिया तो वह भी अपनी दासियों के साथ में जौहर कर लेती है। और 1303 ईस्वी में अगस्त महीने में अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध जीत जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का युद्ध जीत जाता है तब चित्तौड़ को वह अपने बेटे खिज्र खां को सौंप देता है और चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है, खिजराबाद। अब दोस्तों रावल रतन सिंह के वीर गति को प्राप्त होने के बाद में मेवाड़ की रावल शाखा का भी क्या हो जाता है, अंत। इनका पूरा राज परिवार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खत्म कर दिया जाता है और ये जो रावल शाखा थी यह क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म। और जो चित्तौड़ का दुर्ग है वह खिज्र खां सोनगरा चौहानों को सौंप देता है। सोनगरा चौहानों को सौंप देता है। सोनगरा चौहान ज़्यादा समय तक इस दुर्ग को अपने कब्जे में नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सैनिक थे, आम जन थे, वह विद्रोह कर देते हैं और इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं रानी पद्मिनी की कहानी पर। रानी पद्मिनी की कहानी हकीकत है या फसाद, क्या एक कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई भी है, इसको जानते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है ये शुरू होती है रावल रतन सिंह की पहली पत्नी रानी नागमती से। रानी नागमती एक बार एक तोते के बारे में सुनती है, हीरामन तोता। हीरामन जो तोता था इसकी खास बात थी, यह जब बोलता था तो हूबहू इंसानों की नकल कर लेता था। अब पहचान में नहीं आता था कि इंसान बोल रहा है कि तोता बोल रहा है। तो रानी नागमती को यह तोता बड़ा पसंद आ जाता, तो वह रावल से रिक्वेस्ट करती है कि उनको यह तोता ला के दे। अब रावल जो थे वह नागमती से प्रेम करते थे और वह इस तोते को लेने चले जाते।
ये जो तोता था उस समय सीहल द्वीप पे पाया जाता था। तो रावल रतन सिंह इस तोते को ढूंढने के लिए कहाँ चले जाते हैं? सीहल द्वीप में। सीहल द्वीप पहुंचकर वह उस तोते को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वह अचानक वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला नज़ारा देखते हैं। वह देखते हैं कि एक लड़की शिकार कर रही है, और जो लड़की शिकार कर रही थी वह बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि रावल एक टक उसे देखते ही रह जाते हैं और रावल को वहीं उससे प्रेम हो जाता। फिर रावल पता करते हैं कि यह लड़की है कौन, तो पता चलता है यह लड़की है राजकुमारी पद्मिनी। जो गंधर्वसेन की पुत्री है। और इनकी माता का नाम क्या था? चंपावती। तो रावल रतन सिंह गंधर्वसेन के दरबार में पहुंचते हैं और अपने प्रेम के बारे में बताते हैं। तो गंधर्वसेन को जब पता चलता है कि रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक है तो वो खुशी खुशी पद्मिनी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। फिर दोनों पहुंचते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ में पहुंचने के बाद में रानी पद्मिनी की खूबसूरती से चित्तौड़ में सभी लोग बहुत प्रभावित होता है। यहाँ तक कि दरबार में भी सभी लोग रानी पद्मिनी के रूप से मोहित हो जाता। रावल के दरबार में एक तांत्रिक और एक संगीतज्ञ भी था, राघव चेतन। राघव चेतन भी जो था वह रानी पद्मिनी के रूप से बेहद प्रभावित हो जाता। अब यह तांत्रिक भी था, तो यह गुपचुप रूप से रानी पद्मिनी पर काला जादू शुरू कर देता। यह बात पता चल जाती है रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह इसे क्या दे देते हैं? देश निकाला दे देते हैं। देश निकाला दे देते हैं। अब जब यह देश से निकाल दिया जाता है तो राघव चेतन चला जाता है दिल्ली। दिल्ली में एके के पास या अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता का ऐसा वर्णन करता है कि एके के मन में रानी को प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है और एके एक बड़ी सेना लेके चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। रावल एके बड़ी सेना के साथ में चित्तौड़ दुर्ग के बाहर अपना डेरा डाल देता और लगभग से 8 महीनों तक कुछ नहीं होता। अंत में यह क्या हो जाता है? थक हार के परेशान हो जाता है। अब परेशान होके यह अंदर एक संदेश पहुंचवाता है, दुर्ग के अंदर एक संदेश पहुंचवाता है। इस संदेश में क्या कहता है कि वह रानी पद्मिनी को एक बार देखना चाहता है और देखने के बाद में वह अपनी सेना लेकर दिल्ली वापस चला जाए। अब यह सुन रावल रतन सिंह आग बबूला हो जाते हैं। वह ये कहते हैं कि रानी जो है यह चित्तौड़ की रानी है, कोई नुमाइश की चीज़ नहीं है। लेकिन लगभग से 8 महीने से दुर्ग के द्वार बंद थे, धीरे राशन पानी की कमी हो रही थी। तो सभी दरबारी और रानी पद्मिनी मिलके रावल को समझाते हैं कि अगर अलाउद्दीन खिलजी सही कह रहा है तो अच्छा है, युद्ध टल जाएगा और स्थिति भी क्या है? सुधर जाएगी। तो ऐसे करते हुए रावल रतन सिंह को सब मना लेते हैं और रावल रतन सिंह भी अंत में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मान जाते हैं। फिर रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को एक शर्त के साथ में वापस एक संदेश भेजते हैं कि वह रानी पद्मिनी को उन्हें दिखाएंगे, लेकिन आमने सामने नहीं, अक्स के रूप में, एक अक्स के रूप में। अक्स के रूप में मतलब एक शीशे के अंदर दिखाएंगे। तो होता है क्या है, अब अलाउद्दीन खिलजी तो बड़ा प्रसन्न होता है जब उसे पता चलता है कि उसे रानी को देखने का मौका मिलेगा। तो वह बगैर कुछ सोचे समझे आ जाता है चित्तौड़ दुर्ग में। अब चित्तौड़ दुर्ग में एक रानी पद्मिनी महल करके है, रानी
पद्मिनी महल, जिसके चारों तरफ क्या है, तालाब। अब रानी को उस महल में ले जाके बिठा दिया जाता और अलाउद्दीन खिलजी को इस तालाब के किनारे, वहाँ इस तालाब के अंदर रानी का अक्ष से दिखाया जाता है। अब जैसे ही एके उस अक्ष को देखता है तो वो और ज़्यादा मोहित हो जाता है रानी के रूप से, इतना प्रभावित हो जाता है कि वो मनी मन ठान लेता है कि वह जाएगा दिल्ली तो रानी को लेकर ही जाएगा। अब जब अलाउद्दीन खिलजी को रावल रतन सिंह दुर्ग से बाहर छोड़ने आ रहे थे तो अचानक चालाकी से एके क्या करता है, रावल को बंदी बना लेता। अब रावल को बंदी बनाने के बाद में एके चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश भिजवाता है कि रानी पद्मिनी को मुझे सौंप दो और रावल को ले जाओ। अब यह बात सुन रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल आपस में चाचा भतीजा थे और यह रानी पद्मिनी के रिश्तेदार भी थे। अब गोरा और बादल को जब ये पता चलता है कि एके ने रावल को कैद कर लिया है और बदले में रानी पद्मिनी को मांग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। अब ऐसी गंभीर समय में रानी पद्मिनी एक युक्ति निकालती है। वह गोरा और बादल सभी दरबारियों से बात करती और उनको कहती है वह जाने के लिए तैयार है, लेकिन वह एक शर्त के साथ जाएगी। वह शर्त क्या होगी कि वह अकेली नहीं जाएगी, अपने साथ अपनी सभी दासियों, अपनी 1600 दासियों को साथ लेके जाएगी। अब ये जो 1600 दासियों की पालकियां होगी, इन पालकियों में मेवाड़ के वीर सैनिक होंगे जो मौका देख के रावल रतन सिंह को छुड़वा लेंगे। अब यह युक्ति जो थी यह गोरा बादल और सभी दरबारियों को बहुत सही लगती है और वह मान जाते। फिर यह संदेश जो है अलाउद्दीन खिलजी को भिजवाया जाता है कि रानी आने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि साथ में वो अपनी 1600 दासियां लेके आएगी। यह संदेश सुन एके बहुत खुश होता है और बगैर कुछ सोचे समझे वह तुरंत हाँ भर देता है। अब जैसे वो हाँ भरता है तो रानी पद्मिनी अपनी 1600 दासियों की पालकियां तैयार करवाती है और उसमें गोरा और बादल मेवाड़ के वीर सैनिकों को छिपा देते। अब ये 1600 पालकियां चित्तौड़ दुर्ग से धीरे धीरे बाहर निकलती है और अलाउद्दीन खिलजी के सेना शिविर में पहुंचती है। फिर अचानक से मौका देख के यह सारे सैनिक टूट पड़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की फौज पर और रावल रतन सिंह को छुड़वा के ले जाते। इसके बाद जैसे अलाउद्दीन खिलजी को इस अचानक हमले के बारे में पता चलता है तो वह चित्तौड़ के दुर्ग पर हमला बोल देता है और फिर एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें अपने रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और रानी पद्मिनी अन्य दासियों के साथ में जौहर कर लेते। दोस्तों यह जो कहानी है इसका सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है पद्मावत में। अब ये पद्मावत जो है यह एक ग्रंथ है और यह माइकल जैक्सन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? माइकल जैक्सन, एमजे। दोस्तों हमारा एमजे जो क्या है यहाँ पर मलिक जायसी है, मलिक जायसी। अब ये जो मलिक जायसी था यह दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के दरबार में एक कवि था। शेरशाह सूरी 16वीं शताब्दी में दिल्ली का सुल्तान शाह सूरी 16वीं शताब्दी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो दोस्तों यह जो घटना यह युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था। हाँ वो 1303 ईस्वी में हुआ था और ये जो कहानी लिखी गई है 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इतना लगभग सा 250 वर्षों का अंतर है, तो इस कहानी पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए राजस्थान के ज़्यादातर इतिहासकार इस कहानी को क्या मानते हैं? एक कल्पना मानते। लेकिन राजस्थान का एक ही इतिहासकार है, गोपीनाथ शर्मा।
जो इसे सत्य कथा मानते, अन्य कोई इतिहासकार इसे हकीकत नहीं मानता, केवल गोपीनाथ शर्मा ही इसे सत्य कथा मानते। तो दोस्तों अपना रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी होती है यहाँ पे खत्म। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण थे वो चित्तौड़ का युद्ध था, वहाँ जो साका हुआ था, और रावल रतन सिंह, उसके प्रमुख सेना नायक गोरा बादल, और जो युद्ध में साका हुआ था, वह हमें सब ध्यान रखना। अब दोस्तों रावल रतन सिंह के साथ में ही ये जो गुहिल राजवंश है या गुहिल वंश है, यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश में पहले हमने कौन सा देखा था? गुहिल वंश। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने 566 ईस्वी में, गुहादित्य द्वारा। और इसका अंत किसके साथ में हुआ? 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के साथ। समाप्त हो जाती है। तो यहाँ ये शाखा जो होगी या गुहिल वंश जो होगा, यह क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा वंश सिसोदिया वंश वह आएगा। सिसोदिया वंश, इसकी शुरुआत कौन करेगा? 1325 ईस्वी में राणा हमीर, जो कब तक चलेगा? 1948 तक, महाराणा भूपाल सिंह तक। ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि मेवाड़ के अंदर दो वंश है, गुहिल वंश और सिसोदिया वंश। गुहिल वंश जो था गुहादित्य से रावल रतन सिंह तक चला था, और उसके बाद में 1326 ईस्वी, 26 ईस्वी है, 25 ईस्वी नहीं, 1326 ईस्वी से राणा हमीर शुरुआत करता है सिसोदिया वंश की। ये दोस्तों सिसोदिया वंश जो है यह हिस्सा गुहिल वंश का ही है, लेकिन अब नाम बदल जाएगा केवल। जो मैंने बताया था कर्ण सिंह के दो लड़के शेम सिंह और राहब, तो राहब सिसोदा गांव बसाता है और वहां शुरुआत होती है सिसोदिया वंश की। तो आगे जितने भी शासक होंगे वह कहलाएंगे राणा। अब यह जो शाखा थी यह कौन सी थी? रावल शाखा, और यह शाखा क्या हो जाएगी? राणा शाखा। ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे किसकी? सिसोदिया वंश की या राणा हमीर से। दोस्तों सिसोदा गांव में जो गुहिल वंश की शाखा चल रही थी, राणा शाखा, उसको स्थापित कौन करता है मेवाड़ में? राणा हमीर। 1326 ईस्वी में सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहानों को हराकर राणा हमीर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। तेरह सौ 26 ईस्वी में सोनगरा चौहानों को हराकर राणा हमीर सिसोदिया वंश की नींव रखता है। अब 1329 ईस्वी में स्वर्ण कलश मंदिर और अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाता है। अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाता है। 1329 ईस्वी में स्वर्ण कलश मंदिर और अन्नपूर्णा माता मंदिरों का निर्माण करवाता है। अब दोस्तों जो राणा हमीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है वह कहाँ से मिलती है? कुंभलगढ़ शिलालेख से।
कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हमीर को उपाधि क्या दी गई है? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक। अब मेवाड़ में जो राजवंश समाप्त हो गया था उसको वापस से शुरू करने वाला कौन था? राणा हमीर। दूसरी क्या बोली है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विकट परिस्थितियों में भी सिंह के समान रहने वाला। कौन था? राणा हमीर। और तीसरी इनको क्या उपाधि दी गई थी? वीर राजा। दोस्तों इनके बाद, राणा हमीर के बाद इनके पुत्र आते हैं क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह के समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ नहीं था। उनके बाद उनके पुत्र आते हैं राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। अब राणा लाखा के समय कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है, उसे देखते हैं। दोस्तों राणा लाखा, इसका मूल नाम जो क्या था? राणा लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह। अब यह जो था दोस्तों हसमत वाला शासक कहलाता था। हसमत का मतलब क्या हो जाएगा? वैभवशाली शासक। अब दोस्तों इसकी किस्मत जो थी वो बहुत अच्छी थी। जब यह मेवाड़ का राणा बना तब मेवाड़ के अंदर जवार में चांदी की खान में चांदी अधिक मात्रा में निकलने लगी। चांदी अधिक मात्रा में निकलने लगी। जवार की चांदी की खान में चांदी अधिक मात्रा में निकलने लगी। अब चांदी है, चांदी क्या है? कीमती धातु। चांदी की वजह से राणा लाखा को बहुत फायदा होगा, आर्थिक समृद्धि शुरू होगी। आर्थिक समृद्धि शुरू होगी। आर्थिक समृद्धि, अब इसको कैसे जोड़ सकते हैं? देखो लाखा से लाख बन सकता है, तो लाख रुपए की कमाई किसके हुई? राणा लाखा के। कैसे हुई? चांदी की खान में अत्यधिक चांदी निकलने से। तो इस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई। अब दोस्तों इसके साथ एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी। एक बार अपने दरबार में ऐसे ही बैठे थे कि एक नारियल आता है उनके दरबार में। अब ये नारियल जो था यह किसने भेजा था? रणमल राठौड़ ने। मारवाड़ से। रणमल राठौड़ ने मारवाड़ से एक नारियल भेजा। नारियल किसका भेजा था? अपनी बहन हंसा देवी के विवाह का। हंसा देवी के विवाह का भेजा किसके लिए था? राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन उस समय चूड़ा दरबार में थे नहीं, तो राणा लाखा ऐसे ही मजाक में बोल देते हैं, अब इस बूढ़े के लिए किसने नारियल भेजा? अब यह बात जब रणमल राठौड़ को पता चलती है तो वह वापस एक संदेश भेजते हैं मेवाड़ कि यदि राणा लाखा और हंसा देवी से उत्पन्न होने वाले पुत्र को मेवाड़ का राजगद्दी मिलेगी तो वह हंसा देवी का विवाह राणा लाखा से करने को तैयार है। अब राणा लाखा यह सुन खुश तो बहुत होता है, लेकिन वह एक बात में फंस जाता है कि वह अपने बड़े पुत्र चूड़ा को क्या है, कुंवर घोषित कर चुका है। कुंवर घोषित कर चुका है का मतलब इसको युवराज घोषित कर चुका है, या अगला शासक जो बनेगा वह घोषित कर चुका है। अब राजा अपनी बात से किससे पलटे?
राजा अपनी बात से कैसे पलटे। तो इस धर्म संकट का जवाब देता है कुंवर चूड़ा। दोस्तों यह बात जब कुंवर चूड़ा को पता चलती है तो वह खुशी खुशी अपना अधिकार छोड़ देते हैं और हंसा देवी और राणा लाखा का विवाह करवा देते हैं। अब रणमल राठौड़ के मन में एक शंका रहती है कि कल कुंवर चूड़ा का विवाह होगा और इसकी संतान होगी तो वह भी मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयास करेगी। तो ऐसे समय में कुंवर चूड़ा क्या करते हैं? कुंवर चूड़ा भीष्म की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने महाभारत के काल में प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन कुंवारे रहेंगे, उसी प्रकार कुंवर चूड़ा भी एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वह भी आजीवन कुंवारे रहेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे, ताकि हंसा देवी और राणा लाखा का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ की गद्दी पे बैठ सके। तो कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि राजस्थान का भीष्म पितामह कौन है? कुंवर चूड़ा। अब दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कई जगह हमें मिल जाता है कि राणा चूड़ा बिल्कुल गलत है। चूड़ा को कुंवर घोषित किया गया था लेकिन कभी राणा नहीं बनाया गया था। राणा कौन होगा? जो शासक होगा। युवराज को राणा नहीं कहते हैं, युवराज को कुंवर कहते हैं या युवराज कहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कुंवर है, ठीक है, ये कुंवर चूड़ा होगा। अब मारवाड़ के अंदर भी एक शासक आएगा जिसे राव चूड़ा हम बोलेंगे। अब दोस्तों हंसा देवी और राणा लाखा का जो पुत्र होगा वो होगा मोक्कल, और मोक्कल क्या होगा? अगला राणा बनेगा। तो अगला शासक कौन बनता है? मोक्कल। अब मोक्कल किसका पुत्र था? राणा लाखा और हंसा देवी का। मोक्कल जब 11 वर्ष का था तभी राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और उसे मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। उस समय उसका संरक्षक कौन होता है? रणमल राठौड़। दोस्तों ये रणमल राठौड़ जो था ये जोधपुर का शासक रहा हुआ। अब जो मोक्कल थे इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया था। यह मंदिर का वर्तमान समय में नाम क्या है? समिधेश्वर मंदिर। यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल पूछ लिया जाता है कि समिधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसी का नाम क्या है? मोक्कल का मंदिर। मोक्कल का मंदिर। अब दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जो मोक्कल था इसकी हत्या कर दी गई थी। मोक्कल की हत्या किसने कर दी थी? चाचा और मेरा ने। और इनके साथ में कौन था? मेहपा पवार। चाचा मेहरा और मेहपा पवार ने किसकी हत्या कर दी थी? मोक्कल। अब मोक्कल जो था इनका पुत्र था महाराणा कुंभा, जो मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में से एक है। तो इसके बाद हमारा अगला सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो है राजस्थान के स्थापत्य कला के पिता माना जाता है और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की थी। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी वह बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो है महाराणा कुंभा वह हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।